हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। इकोलॉजिकल पिरामिड्स का क्या मतलब है? तो अभी अगर हम बात करें इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर में कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, तो ये बेसिकली रिलेशनशिप बताते हैं कि एक दूसरे जो एक ट्रॉफिक लेवल है और दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं ये लोग। ठीक है, कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर से कैसे रिलेटेड है, क्या क्या चेंजेस आए हैं इनके अंदर, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इकोलॉजिकल पिरामिड्स के माध्यम से हम करने की कोशिश करते हैं। देखो, इसमें दो तीन चीजें आती हैं। एक आती है पिरामिड ऑफ एनर्जी, दूसरा आता है पिरामिड ऑफ बायोमास और तीसरा आता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक, सबसे पहले पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में हम लिंडमैन का 10% वाला फॉर्मूला याद है आप सभी को? ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी के टाइम पर एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या कहेगा कि हम जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं तो हमें एनर्जी का कितना ट्रांसफर देखने को मिलता है। जैसे कि सन से रोशनी आ रही है 1 मिलियन जूल ऑफ सनलाइट, जो पेड़ पौधों ने उसको एब्जॉर्व किया, यूज किया, इस एनर्जी को उन्होंने केवल किया 10,000 जूल। फिर ऊपर जो स्नेल था, स्नेल ने इस एनर्जी को लिया और इसने 1000 जूल में इसको यूज किया। फिर नेक्स्ट लेवल पर 100 जूल हो गया, फिर नेक्स्ट लेवल पर 10 जूल हो गया। ठीक, तो 10% वाला थ्योरम तो यहां पर भी लग रहा है, लेकिन हमेशा हमको पता है कि जो हमारा बेस होगा उसमें सबसे बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। मतलब पिरामिडल स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ पिरामिडल स्ट्रक्चर सिंपली ऐसे बन जाएगा कि नीचे जो है अपना बेस वो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब अगर इसको हम लोग प्रोड्यूसर मान लेते हैं तो हम लोग कहेंगे कि दूसरे लेवल पर प्राइमरी कंज्यूमर आएगा जो कि उससे कम होगा, फिर आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी जो उससे भी कम होगी, और फिर आएगा टर्शियरी कंज्यूमर की एनर्जी जो कि उससे भी कम होगी। तो अगर हम लोग इस पोजीशन को देखें तो ये पिरामिड का अपराइट पोजीशन है। ठीक, और पिरामिड ऑफ एनर्जी की ये स्पेशलिटी है कि ये हमेशा अपराइट होगा, ये कभी भी इन्वर्टेड, मतलब कि उल्टा आप इसको नहीं बना सकते। ठीक, पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होगा, हमेशा जब भी बनेगा पिरामिड तो ये हमेशा सीधा बनेगा। ठीक, अपराइट होगा। ओके, ये है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब इसमें यही वाला एग्जांपल आप कोट भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट लेवल पर आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास का क्या मतलब है कि ये भी एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है जिसमें हम लोग बायोमास के माध्यम से इनके बीच के रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां पर जो बायोमास है, इसके पहले अच्छा हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास से पहले ना हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं पहले, ये ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है मतलब इजिली है, अंडरस्टैंडेबल है, उसके बाद हम लोग उसको पढ़ लेंगे। पिरामिड ऑफ नंबर्स, नंबर सबसे सिंपल है, कौन कितने नंबर में है। जैसे कि आप देखोगे पिरामिड ऑफ नंबर्स की हम बात करते हैं तो ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है जिसमें हम लोग एक ट्रॉफिक लेवल को दूसरे ट्रॉफिक लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज, मतलब पॉपुलेशन कितनी है इनकी। मतलब सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है वो पॉपुलेशन को दर्शाता है, कितना ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, कौन किसको खाता है, उस लेवल पे क्या रिलेशन बन सकता है इनके बेसिस पर। तो देखो 1927 में चार्ल्स एल्टन थे, चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात की थी। इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि देखो जिस हिसाब से हम लोग एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि इनके नंबर में काफी कमी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स कितने सारे होंगे, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आप कितने काउंट करो। जू प्लैंक्टन्स भी ऐसे ही होंगे जो कि थोड़े कम होंगे लेकिन इतने तो होंगे। अब देखो स्मॉल क्रस्टेशियंस, थोड़े छोटे वाले केकड़े, तो ये थोड़े तो होंगे। इनके बाद जो इनके प्रीडेटर्स इंसेक्ट्स होंगे वो इनसे थोड़े कम होंगे। फिर स्मॉल फिश की संख्या इनसे और थोड़ी कम होगी। फिर लार्ज फिश तो हमें और कम मिलता है, और किंग फिशर तो स्पेसिफिकली कुछ ही मिलते हैं। तो इसके चलते क्या हो रहा है, नंबर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं इनकी संख्या कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा पिरामिड ऑफ नंबर। तो हम रिलेशनशिप बना तो पा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम है भाई, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम क्या सबको गिनने में सक्षम हैं क्या? जितने किंग फिशर हैं पूरे वर्ल्ड में हम काउंट कर सकते हैं कितने? नहीं कर सकते। स्मॉल फिश कितनी है उनको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हालांकि इन्होंने इंटरैक्शन का ये रिलेशनशिप काफी अच्छा समझाया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ गई। हम देखते हैं कि जो भी पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। ये तीनों मतलब कि ये अपराइट भी हो सकते हैं, ये इन्वर्टेड पिरामिड भी हो सकता है, और पार्शली अपराइट भी हो सकता है। मतलब पहले अपराइट था लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये नीचे भी था। तो इसमें देखो जैसे कि अपराइट पिरामिड है, अपराइट पिरामिड में वही नॉर्मल जो हमारा घास फूस है उसके ऊपर जो भी मान लो प्राइमरी कंज्यूमर्स में खरगोश आते हैं या फिर जो भी लोग हर्बीवोर्स हैं, फिर इनके बाद जो कार्निवोर्स हैं उससे कम संख्या, फिर जो उसके ऊपर ईगल वगैरह आती है वो उनसे कम है।
तो आप देख सकते हो सिंपल सा टॉप कार्निवोर तक आते आते सिंपल आप एग्जांपल के तौर पर देखो ये ले सकते हो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की भी बात कर सकते हो आप इसमें। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या है कि नंबर ऑफ ग्रासेस जो है वो बहुत ज्यादा है हर्बीवोर से, और हर्बीवोर्स की संख्या कम हुई ना, फिर हर्बीवोर से कार्निवोर की संख्या और कम हुई। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। फिर एक आता है देखो इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड का क्या मतलब है कि इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है। यहां पर ट्री इकोसिस्टम को देखना पड़ेगा। एक पेड़ है, केवल एक ही पेड़ है। अब सोचो कि इस पेड़ पर कितने सारे पशु तो नहीं, हाँ चलो पशु भी रहते होंगे, पक्षियां रहती हैं। तो पक्षियां जो हैं वो पेड़ से तो ज्यादा ही होंगी ना, खूब सारी पक्षियां इस पे बैठ सकती हैं इस पेड़ पर। साथ ही साथ इस पक्षियों के ऊपर जो हम देखते हैं कि जो पैरासाइट्स होते हैं जो कि इनके ऊपर फीड करते हैं, पक्षियों के बालों में छिपे रहते हैं, इनके फेदर्स में छिपे होते हैं, तो वो तो बहुत सारे होते होंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग ट्री इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ट्री इकोसिस्टम में ये संख्या काफी बढ़ जाती है। मतलब सबसे पहले तो एक ही पेड़ था, फिर इसमें कई सारे पशु पक्षी, और इन पशु पक्षी पर एक ही पक्षी पर हमें लगता है कि मान लो अगर 20 ऐसे छोटे पैरासाइट्स भी होंगे तो भी ओवरऑल कितने सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हो गया, नंबर में नंबर बढ़ता रहा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो इन्वर्टेड पिरामिड भी पॉसिबल है, अपराइट भी पॉसिबल है, और डिस्टॉर्टेड भी ऐसा पॉसिबल है जिसको हम लोग पार्शियली अपराइट पिरामिड बोलते हैं। इसमें भी अगर हम लोग देखें पेड़ वाले इकोसिस्टम की, और इस हर्बीवोर्स के ऊपर सीधे हम लोग कार्निवोर्स लगा दें कि ये पक्षियां हैं, ये तो पेड़ के फ्रूट वूट खाते थे, लेकिन जो कार्निवोर्स हैं इन पक्षियों से तो कमी है, तो ये थोड़ा अजीब हो गया ना। तो इसीलिए पिरामिड्स के जब टाइप्स में नंबर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं। ये 3 टाइप्स तो बहुत ही फेमस है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं बायोमास की। देखो नंबर वाले में प्रॉब्लम ये थी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, कि भैया तुम बैठोगे थोड़ी ना इसको गिनने के लिए, कितने गिन पाओगे बताओ? पैरासाइट्स को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं काउंट कर सकते। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बन जाता है जिसमें आप बना भी सकते हो, बचा भी, मतलब उसको बता भी सकते हो और नहीं भी बता सकते। ठीक है, कोई एकदम से कंफर्म आप रिजल्ट नहीं दे सकते। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आया पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या करता था? बायोमास को रिप्रेजेंट करता था। बायोमास मतलब क्या होता है? आप समझो कि सिंपली एक मछली के बायोमास क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आप मछली को कैसे तौलते हो, मतलब कैसे इनका वेट करते हो। सिंपल है कि आप इनको इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर रखो और देखो पानी के अंदर, पानी के साथ ये कितना वेट रखती हैं, या फिर इनको मार के सुखा दो और फिर इनके बायोमास को देखो, कुछ भी हो सकता है। बायोमास मतलब सिंपली इनके पास क्या मास है, सिंपल सा यही है। बायोमास क्या है? सिंपल सा यही मतलब आता है बायोमास का। ठीक है, तो अब इस बायोमास के चलते पूरा हम लोग देखते हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या वेरिएशंस आते हैं। तो इसमें देखोगे ना कि 2 टाइप के वेरिएशंस आते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास भी ऐसे ही रिलेशनशिप को एक ट्रॉपिक लेवल पर गिनाता जाता है, और एक तो इसमें अपराइट होता है और दूसरा होता है इन्वर्टेड। इसमें 2 ही टाइप्स मिल सकते हैं केवल। इसमें जो नॉर्मल बायोमास पिरामिड जो होता है उसमें आप क्या देख रहे हो, जैसे कि एग्जांपल देखो कि जो चूहे हैं वो मान लो ग्रास के सीड्स को खा रहे हैं, इन चूहों को उल्टा आउल खा जा रहा है, और आउल को मान लो उल्टा सांप खा जा रहा है। ठीक, स्नेक। तो ये जो 3 लेवल है, आप इसमें देखो कि माइस का, अब इसमें एक्चुअल में एक लोग को उठा के मेजर करने की बात नहीं हो रही है, ये आप पूरा नेट बायोमास की बात कर रहे हो। तो सारे चूहों को निकाल के देखो तो सारे चूहों का जो नेट बायोमास है वो ज्यादा होगा। फिर इसके बाद जितने उल्लू होंगे उनका नेट बायोमास निकालोगे तो थोड़ा कम होगा, और जो हमारे स्नेक्स हैं उनका नेट बायोमास निकालोगे तो और भी कम होगा। ठीक, तो ये अपराइट, ये नॉर्मल है। इसके लिए और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे कि प्रोड्यूसर्स ले लो, खूब घास फूस हैं, इनका वेट तो बहुत ज्यादा होगा ना। इनके बाद मान लो कुछ हर्बीवोर्स हैं, जैसे कि मान लो घास चरने वाली बकरियां हैं या फिर रैबिट्स हैं, ये सारे हैं। तो इनका वेट इस इतने बड़े ग्रास लैंड से या फिर ग्रासेस से तो कम ही होगा। फिर देखो कि इनको कौन खाता है, मान लो इनको प्राइमरी कार्निवर कोई खा गया, मान लो कि फॉक्सेस, तो फॉक्सेस का जो पूरा नेट बायोमास होगा वो भी कम होगा। फिर इसके बाद मान लो इनको शेर खा गए तो शेर जो है और कम होंगे। तो इस तरीके से अपराइट जो है ये एक मिल गया बायोमास का स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पर आते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम का। आप ले लो, पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको इन्वर्टेड बायोमास देखने को मिलेगा। कैसे? वहां पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं, उनका वेट क्या ही होगा आप देखोगे। और दूसरी बात ये भी है कि वो बहुत ही छोटे स्पैन ऑफ लाइफ के लिए होते हैं, तुरंत ही आते हैं, मर जाते हैं, रिप्लेस होते हैं, नए प्लांट्स आते हैं। तो यहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स जो है इनका वेट तो कुछ है नहीं, बहुत ही कम है, लेकिन सपोर्ट तो करते हैं। तो ये मान लो बहुत ही छोटे से हैं जो कि बड़े पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, क्योंकि तुरंत पैदा होते जाते हैं, तो इनका नेट बायोमास तो बहुत कम ही होता है। फिर इसके ऊपर मान लो जो भी ऊपर हर्बीवोर्स हैं, कोई फिश हर्बीवोर्स जो भी स्मॉल फिशेस होती हैं उनका बायोमास होगा, तो इनका बायोमास तो इनसे ज्यादा ही होगा। और प्लस अगर हम लोग बड़े मछलियों का बायोमास निकाल लें
तो बड़े मछलियों का बायोमास तो बहुत ही ज्यादा होगा। एक ही बड़ी मछली अगर व्हेल मछली हो तो पता नहीं कितने छोटे मछली के बायोमास के बराबर उसी का हो जाए। तो इन सब के चलते क्या होगा, इन्वर्टेड बायोमास का ये ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बेसिस पर आप क्या बात कर सकते हो कि ये या तो नॉर्मल बायोमास में अपराइट होगा या फिर इन्वर्टेड, दोनों हो सकता है। ठीक है, आप इस तरीके से दोनों को डिफाइन कर सकते हो। ये है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और ये है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो अपराइट है या इन्वर्टेड है, अब ये आपके ऊपर है। देखो, ये अपराइट है और ये वाला इन्वर्टेड है। ओके, ये बात अब आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुकी होगी मुझे लगता है। और अब हमारा सिलसिला जो है रिवीजन का है। रिवीजन में हमने फिर से पढ़ा, जैसे कि हमने अभी सारे रिलेशंस को, इंटरैक्शंस को रिवाइज किया था, उसी तरीके से ये एक छोटा सा रिवीजन है फिर से, कि नंबर, बायोमास और एनर्जी को हम लोग कैसे पिरामिड्स के फॉर्म में देख सकते हैं। तो बायोमास जो है इसमें सारे चूंकि अपराइट हैं, लेकिन आप इसको भी समझना कि यहाँ पर इन्वर्टेड भी बनते हैं। और इन्वर्टेड जो भी बनते हैं आप इसके एग्जाम्पल्स रट डालो बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको याद रहेगा ना तो आप अपने आप से बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, और नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।